हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज अनदर वीडियो फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट एंड आज का हमारा टॉपिक है शार्पनेस ऑफ कर्व, रेडियो ट्यूनिंग एंड क्वालिटी फैक्टर। तो बहुत जरूरी बात यह है कि आज आपको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा कि क्लास 12 फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है ना। ऑल्दो अगर आप टॉपिक के नाम से सर्च करोगे तो वीडियो सामने नहीं आएगी, बिकॉज उस पर जो है व्यूज कम है, लेकिन क्वालिटी उसकी बहुत ज़बरदस्त है। तो आपको क्या करना है कि टॉपिक नेम के बाद या फिर चैप्टर नेम के बाद अभिषेक साहू लिख के सर्च करें, बिल्कुल एंड तक सेमीकंडक्टर तक कंप्लीट 12th फिजिक्स का सिलेबस अवेलेबल है। शानदार तरीके से पढ़ाई करिए और जो है आराम से करते चले जाइए, है ना। प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, अदरवाइज टॉपिक नेम के बाद अभिषेक साहू लिख के सर्च कर लेना, ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था रेजोनेंस को और आज अपने टॉपिक को वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा कि सीरीज एलसीआर सर्किट में ऐसी सर्किट जिसमें रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर लगाओ, इस सर्किट में, इसको हम सीरीज एलसीआर सर्किट कहते हैं ना, तो इस सर्किट में इंपीडेंस का, दैट मींस रुकावट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। एक्सएल क्या है? एक्सएल क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। एक्सी क्या है? रेजिस्टेंस, दैट मींस रुकावट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। चलिए भाई ध्यान से देखना, अगर हम जानते हैं ये Z क्या है, Z है इस टोटल सर्किट की ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे रेजिस्टेंस का, रजिस्टर के केस में नाम क्या होता है? रेजिस्टेंस, है ना। जैसे इंडक्टर के केस में यदि रुकावट है, रेजिस्टेंस है, तो अपन उसको रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं, फिर हम उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। उसी तरह से अगर कैपेसिटर के केस में रुकावट है तो हम उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। समझ में आ गया ना। इसी तरह से अगर पूरे सीरीज एलसीआर सर्किट में जो रुकावट है, जो रेजिस्टेंस है, उसका नाम फिर इंपीडेंस होता है। क्या होता है? इंपीडेंस, ठीक है। तो इंपीडेंस का जो फॉर्मूला बनता है वो है आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब जरा खुद से सोचना कि हमने कहा कि इंपीडेंस का मतलब क्या? रुकावट। तो यदि करंट को मैक्सिमम होना है, इस सीरीज एलसीआर सर्किट में करंट को मैक्सिमम होना है, तो उस रुकावट को, इस इंपीडेंस को मिनिमम होना पड़ेगा। यदि करंट को मैक्सिमम होना है तो इंपीडेंस को मिनिमम होना पड़ेगा। चलिए भाई, तो इंपीडेंस मिनिमम कैसे हो सकती है? इंपीडेंस मिनिमम ऐसे हो सकती है कि एक्सएल माइनस एक्सी ये पूरा टर्म जीरो हो जाए। ये पूरा टर्म जीरो पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया, है ना, रुकावट ऑफ इंडक्टर इज इक्वल टू रुकावट ऑफ कैपेसिटर, यदि बराबर हो गए तो हम यहां से जो है क्या कर सकते हैं, तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी बराबर हो जाएंगे, तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा और इंपीडेंस के नाम पे सिर्फ रेजिस्टर की रुकावट बचेगी। समझ में आया ना। तो फॉर करंट टू बी मैक्सिमम, फॉर करंट टू बी मैक्सिमम इन एलसीआर सर्किट, है ना, सीरीज एलसीआर सर्किट, एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्सी। अब इस एक्सएल को हम लिखते हैं ओमेगा एल, एक्सी को हम लिखते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी, हमने पढ़ा हुआ है। चलिए भाई, तो यहां से ये ओमेगा क्या है? ओमेगा है फ्रीक्वेंसी अप्लाइड। ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी अप्लाइड, ठीक है। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन एल सी हो जाएगा। तो यहां से ओमेगा का फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन रूट एल सी, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये वो फ्रीक्वेंसी है जब हमें मैक्सिमम करंट मिलता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है जब हमें सर्किट में मैक्सिमम करंट मिलता है? चलिए, तो ऐसी कंडीशन जब हमें सर्किट में मैक्सिमम करंट अचीव होता है, उस सिचुएशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उस सिचुएशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। समझ में आया? मतलब रेजोनेंस क्या है? तो सीरीज एलसीआर सर्किट में वो सिचुएशन जब हमें एलसीआर सर्किट में करंट जो है मैक्सिमम मिलता है, उस सिचुएशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। और वो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर हमें रेजोनेंस की कंडीशन अचीव होती है, उसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। याद रखना, इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पर हमें जो है मैक्सिमम करंट मिलता है। क्या मिलता है? मैक्सिमम करंट, ठीक है। अगर हम ओमेगा नॉट से कम अप्लाई करें, है ना, अगर हम ओमेगा नॉट से जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा ये हमने अप्लाई की, ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा अगर हम अप्लाई करते हैं और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी यदि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, ये अप्लाइड है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी यदि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो उस केस में हमें मैक्सिमम करंट नहीं मिलेगा, उस केस में हमें करंट कम मिलेगा, मैक्सिमम से कम मिलेगा। इसके बाद यदि अप्लाइड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो उस केस में भी हमें करंट जो है, उस केस में भी हमें करंट मैक्सिमम नहीं मिलेगा,
कम मिलेगा। भाई सिंपल सी बात है ना कि मैक्सिमम करंट हमें ओमेगा नॉट पर अचीव हो रहा है, तो बाकी अगर आप कोई सी भी फ्रीक्वेंसी अप्लाई करोगे, बाकी कोई भी फ्रीक्वेंसी एसी की अप्लाई करोगे, तो हमें जो है मैक्सिमम करंट नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो ये आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, ये आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के अलावा अगर किसी तरह की फ्रीक्वेंसी चाहे कम या फिर ज्यादा, तो आपको सर्किट में जो करंट है वो मैक्सिमम नहीं मिलेगा। इसी चीज का ग्राफ बनाया जाता है, इसके लिए ग्राफ बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस कर्व। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस कर्व, ठीक है। चलिए भाई, तो लेट्स से हमने कहा कि ओमेगा फ्रीक्वेंसी अप्लाई करने पर, जैसे देखो ये जब ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी अप्लाई होगी तब जो है हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा। चलिए, तो इस एक्सिस पर हमने दिखाया करंट, ठीक है। इसके बाद अगर आप इससे कम ओमेगा नॉट से कम फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हो, ओमेगा नॉट से कम फ्रीक्वेंसी अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको जो है करंट मैक्सिमम नहीं मिलेगा, है ना, करंट मैक्सिमम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपको मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, तो मैक्सिमम करंट लेट से हमने कह दिया कि भाई ये क्या है आपका मैक्सिमम करंट आई नॉट, ये क्या है मैक्सिमम करंट आई नॉट, तो आई नॉट आपको मिलेगा ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन अगर हम ऐसा बोलें कि कहां तक करंट नोटिसेबल होता है, ये तो आपका मैक्सिमम करंट है, ठीक है, तो आई नॉट बाय रूट 2 तक जो करंट है वो नोटिसेबल होता है। कहां तक, आई नॉट बाय रूट 2 तक। देखो ये तो डोमिनेंट कंडीशन में होता है, लेकिन अगर सिचुएशन बन जाए, आपसे पूछा जाए कि कहां तक की फ्रीक्वेंसी नोटिसेबल फ्रीक्वेंसी के अंडर आती है, तो क्या बोलोगे, जब तक वो फ्रीक्वेंसी, उन फ्रीक्वेंसी का करंट नोटिसेबल होता है, इंपैक्टफुल होता है, जिनके कारण से जो करंट है वो आई नॉट बाय रूट 2 बनता है। चलिए इस पर अपन आगे बात करेंगे, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि रेजोनेंस कर्व बना के दिखाओ, तो इस तरह से बना देना, ठीक है। ये क्या है ये अपना रेजोनेंस कर्व है, ठीक है। रेजोनेंस कर्व में क्या दिखाया गया है, रेजोनेंस कर्व में दिखाया गया है कि ओमेगा नॉट पर आपको मैक्सिमम करंट मिल रहा है, बाकी आपको चाहे ओमेगा से कम करोगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो आपको मैक्सिमम करंट नहीं मिलेगा, अगर ज्यादा करोगे तब भी आपको मैक्सिमम करंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ रेजोनेंस कर्व, ये हुआ आपका रेजोनेंस कर्व, ये एक बहुत जरूरी बात है, ठीक है। अब आप हेडिंग बनाइए रेडियो ट्यूनिंग। रेजोनेंस कर्व के बाद रेडियो ट्यूनिंग अपना टॉपिक होता है, और रेडियो ट्यूनिंग के बाद पढ़ते हैं शार्पनेस ऑफ कर्व, और उसके बाद पढ़ते हैं क्वालिटी फैक्टर। चलिए अब ये रेडियो ट्यूनिंग क्या होता है, तो रेडियो ट्यूनिंग का मतलब है कि आप समझ, तो पहले एक बात सुनना, जैसे आप ये बताओ रेडियो ट्यूनिंग का मतलब है कि रेडियो को ट्यून करना। अच्छा, तो रेडियो ट्यूनिंग में कुछ टर्म्स आप हमेशा यूज करते हुए सुनोगे, है ना, जैसे एक्सेप्टर सर्किट। अब भाई एक्सेप्टर सर्किट किसको कहते हैं, तो अभी सिंपल टर्म्स में आप ये समझिए कि जो सीरीज एलसीआर सर्किट है उसको ही हम एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं, है ना। अभी केस में आप समझिए कि सीरीज एलसीआर सर्किट को ही हम एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं, ठीक है। एक्सेप्टर सर्किट का काम क्या होता है, एक्सेप्टर सर्किट का काम होता है, जैसे मान लो हमने कहा रेडियो ट्यूनिंग आपको बता रहे हैं, रेडियो को किस तरह से ट्यून किया जाता है, ये चैनल चेंज करना है ना, 92.7 लगाना है, 95.0 लगाना है, और कौन कौन चैनल आते हैं, 94.3 लगाना है ना। तो किस तरह से जो है हमें बेटर सिग्नल मिलेगा, तो हमारा जो है स्पीकर मस्त बोलेगा, ठीक है ना। चलिए भाई, तो हमने कहा कि रेडियोज के अंदर चाहे हमारी रेडियो हो या फिर टेलीविजन हो, चाहे रेडियो ट्यूनिंग की बात करें या टेलीविजन ट्यूनिंग की बात करें, लेकिन रेडियो ट्यूनिंग क्यों, क्योंकि अपने सिलेबस में इसलिए हम रेडियो ट्यूनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नाउ तो हमने कहा कि इसके अंदर जो है एक रेजिस्टेंस लगा है, एक जो है कैपेसिटर लगा है, और एक इंडक्टर लगा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, बोले इसके अंदर जो है सीरीज एलसीआर सर्किट है, और इसको अपन एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं, ठीक। अब यहां पर जो है एंटीना लगा हुआ है, लेट्स से किसमें, रेडियो में क्या लगा हुआ है, एंटीना। अब जैसे मान लो आपने कहा सर हमारे मोबाइल में तो एंटीना नहीं लगा, लेकिन मोबाइल में एलसीआर सर्किट तो है। एलसीआर सर्किट क्या करती है, मोबाइल में एलसीआर सर्किट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनको एक्सेप्ट करती है, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज एक्सेप्टर सर्किट। चलिए भाई, तो हमने मान लिया कि अगर हम रेडियो को समझ रहे हैं तो रेडियो में हम क्या करते हैं, हम करते हैं ट्यूनिंग। अच्छा, अब देखो रेडियो में क्या लगा होता है, एक नॉब लगा होता है, क्या लगा होता है, एक नॉब लगा होता है, KNOW नॉब, है ना। इसको आप जो है ऐसे घुमाओगे तो चैनल चेंज होगा। एक्चुअली में जब हम नॉब को घुमाते हैं, आपने एनसीईआरटी बुक शायद नहीं पढ़ी,
अगर पड़ी होती तो जो है यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती। अगर एक्चुअली में जो है जब हम नॉब को घुमाते हैं तो हम कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करते हैं। क्या कि जब हम रेडियो में या फिर टेलीविजन में चैनल चेंज करने के लिए जब हम नॉब को घुमाते हैं तो हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज करते हैं। कैपेसिटेंस की वैल्यू को आसानी से चेंज किया जा सकता है रेडियो के अंदर, तो हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो हमने नॉब को घुमाया, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हुई। कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होने से ये देखो ये C चेंज हो जाता है। इस C की वैल्यू चेंज होने से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। समझ गए? तो इस सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर सकते हैं। समझ में आया है ना? चेंज कर सकते हैं, है ना? तो याद रखना कि एक रेडियो के अंदर LCR सर्किट होता है जो कि एक्सेप्टर सर्किट की तरह एक्ट करता है। जब आसमान में याद रखना कि भाई बहुत सारी हजारों टाइप की, हजारों फ्रीक्वेंसी वाली, लाखों फ्रीक्वेंसी वाली, लाखों का मतलब है कि लाखों फ्रीक्वेंसी के हर टाइप की फ्रीक्वेंसी इस आसमान में, स्काई में, हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, है ना? तो मान लो कि भाई ये जो एंटीना है ना, इसका एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करता है। अब जरा कहानी को सुनना। इसका एंटीना क्या करता है? इसका एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव किया। अब ये एंटीना हर टाइप की वेव को रिसीव करता है ना? हर फ्रीक्वेंसी की वेव को रिसीव करता है। मान लो कि यहां से बहुत सारी फ्रीक्वेंसी वाली वेव आ रही हैं, ठीक है? कौन सी? लेट्स से 92.7, लेट्स से 94.3 FM, लेट्स से 95, ठीक है? लेट्स से 98.2 होता है, 98.2 FM, ठीक है ना? चलो इतने सारे, या और कहेंगे बहुत सारी, मान लो कि भाई 100 हर्ट्ज, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी जो है इस एंटीना से आकर के स्ट्राइक करती हैं, एंटीना से आके टकराती हैं। एंटीना सबको रिसीव करता है, लेकिन कंडीशन क्या बनती है कि अंदर कौन? एक्सेप्टर सर्किट, ठीक है ना? अंदर कौन है? एक्सेप्टर सर्किट। मान लो कि अंदर कौन है भाई? एक्सेप्टर सर्किट, ठीक है? अच्छा, ध्यान रखना एक्सेप्टर सर्किट का मतलब है LCR सर्किट। अच्छा, देखो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज एंटीना ने रिसीव की। अब एक्सेप्टर सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मान लो हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज की, C वैल्यू चेंज की, C, है ना? C को चेंज करके हमने इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लेके आ गए 92.7। मतलब हमने चेंज की और एक पॉइंट ऐसा आ गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 92.7। अगर हमने अपनी सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 92.7 बना दी, है ना? तो ये कौन सी वेव को रिसीव करेगा? ये जो हमारा रेडियो है ये उस वेव को रिसीव करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 92.7 है। ये किसको रिसीव करेगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी 92.7 है। अगर ऐसा हो जाता कि हमने जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज की, नॉब को घुमाया, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हुई और हमने चेंज करते 95.0 FM लगा दिया, मतलब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी बदली और बदल के एक पॉइंट ऐसा आ गया कि भाई 95 हर्ट्ज जो हमें सुनाई देगा। तो हमारा जो एक्सेप्टर सर्किट होगा वो कौन से सिग्नल को कैच करेगा? अब वो जो है इसको कैच नहीं करेगा, अब वो इस वाली वेव के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाएगा, है ना? तो हम देखेंगे कि हमें 95 FM जो है, 95.0 FM जो है वो बढ़िया सुनाई देता है, बाकी नहीं। लेकिन आपने कई बार, तो ये जो है ना, इसको अपन बोलते हैं रेडियो ट्यूनिंग। यहां पर ट्यूनिंग हो रही है एक्सेप्टर सर्किट की। दैट मींस मैं बोलूं कि जो हमारी सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी मैच करती होगी उसके साथ ही रेडियो हमारा ट्यून कर लेगा और जो मस्त हमें संगीत सुनाई देगा। ठीक है ना? जो सुनना है वो सुन सकते हैं। अच्छा, ये बात हुई, इसको अपन कहते हैं रेडियो ट्यूनिंग। अब फर्क ये पड़ता है, अब जरूरत ये पड़ती है कि ये बताइए कि हमारे जो FM जो होते हैं वो ऐसे क्यों नहीं होते कि 92.7 फिर 92.8 पे कोई स्टेशन हो, रेडियो स्टेशन, फिर 92.9 पर हो। ऐसा क्यों कि 92.7 के बाद जो है 95 या 94.3 है, 94.3 है या नहीं है, होगा शायद, है ना? 95 है। ऐसा क्यों नहीं कि 94.3 के बाद 94.4 भी कोई FM रेडियो स्टेशन होता है ना? ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है। ठीक है, अब सुनो, ऐसा क्यों नहीं है? तो इसका रीजन है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर, ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर सुनना, ओमेगा नॉट का मतलब क्या कि हमारी सर्किट में जो है, हमारी सर्किट में ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर तो जो है मैक्सिमम करंट हमें मिलता है, तो हमें वो वाला जो है सिग्नल तो सुनाई देगा। मान लो कि ओमेगा नॉट दैट मीन्स हमने 92.7 अप्लाई किया, मतलब जो है प्ले किया 92.7, तो 92.7 पे तो मिलेगा आपको मैक्सिमम करंट, तो ये तो जो है आपको 92.7 अच्छा सुनाई देगा। अब आप समझते हो, हमने जस्ट आपको पहले बताया था क्या कि आपको ओमेगा नॉट पे तो सुनाई देगा ही देगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो है कुछ और भी फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी जो कि इसके जस्ट पास वाली होंगी, फ्रीक्वेंसी होंगी, वो भी हमें सुनाई देंगी, क्योंकि जो जस्ट पास वाली फ्रीक्वेंसी है उनका करंट भी नोटिसेबल होता है, वो भी जो है नोटिसेबल इफेक्ट शो करती है। भाई कितना? I0/√2 है ना। इसके पास वाली फ्रीक्वेंसी भी जो है कुछ ना कुछ अपना करंट जनरेट करेंगी, तो फिर उसके जो जस्ट पास की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसका भी इफेक्ट होगा। अब अगर उसका इफेक्ट होगा तो मान लो कि 92.7 पे हमें सुनाई दे रही है, तो 92.1 अगर कोई स्टेशन होता तो उसकी भी अपन को सुनाई देती, 92.0 भी कोई होता तो उसकी, क्योंकि इस रेंज के अंदर जो भी आ रहा है ओमेगा नॉट 92.7 वाला मैक्सिमम सुनाई दे रहा है। भाई एक पे चल रहा है, चले छैया, तो वो आपको अच्छे सुनाई दे रहा है। अब दूसरे पे जो है कोई दूसरा भी चल रहा है ना, कोई सा भी गा दो, ठीक है ना, कोई सा भी गा दो, तो फिर वो मिक्स हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो एक सॉन्ग फिर दूसरा सॉन्ग, फिर एक सॉन्ग फिर दूसरा सॉन्ग, ये दोनों क्या हो जाएंगे? फिर मिक्स हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हो ना? तो फिर हमें जो है कन्फ्यूज, बोला कौन सा सुन ले भाई, बंद करके रख दोगे कोई मजा नहीं आएगा। समझ में आता है ना? चलिए भाई, तो इस तरह से आपको पता पड़ता है कि ओमेगा नॉट 92.7 पर हमें मैक्सिमम करंट मिलता है, तो हमें बढ़िया से आवाज आती है, बढ़िया से पिक्चर जो है टीवी पे दिखाई देती है। लेकिन अगर दूसरा चैनल एकदम जो है पास वाली फ्रीक्वेंसी का हो जाए, तो वो पास वाली फ्रीक्वेंसी का भले ही मैक्सिमम करंट ना हो, लेकिन पास वाली फ्रीक्वेंसी का इतना करंट तो होता है कि वो जो है अपना इफेक्ट शो करेगी, पिक्चर मिक्सअप हो जाएगी, ऑडियो जो है मिक्सअप हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, तो कुछ भी सही से सुनाई नहीं देगा, है ना। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी, इसलिए ओमेगा नॉट से कोशिश की जाती है कि जितनी दूर फ्रीक्वेंसी हो, है ना, उतना अच्छा होता है, ताकि जो है फ्रीक्वेंसी जो है आपस में मिक्स ना हो, उनकी जो है ऑडियो वगैरह मिक्स ना हो। तो आपको ये भी पता पड़ गया कि जब हम रेडियो ट्यूनिंग करते हैं तो उसमें स्टेशन जो है कुछ दूरी पर 92.7 के बाद डायरेक्ट 94.3 ही क्यों होता है, 92.8 क्यों नहीं होता। तो ये रेडियो ट्यूनिंग हुआ, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसका कर्व बनाएं, अब देखो आप चाहते हो इसी में देखना, इसी कर्व में देखना, अपना शार्पनेस ऑफ कर्व जो है यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अब सुनो, तो अगर जैसे मान लो मैंने कहा कि अगर हमने कहा कि ये तो हो गया आपका करंट आई यहां से, और अगर हमारा कर्व ऐसा बना होता, तो चलो मान के चल लो, इसको ऐसा कर लें थोड़ा सा, अगर हमारा कर्व ऐसा होता, ठीक है, तो क्या होता कि भाई ये तो हो गया मैक्सिमम करंट आई नॉट, ये तो अपन को बढ़िया सुनाई देगा, है ना, और इसके पास वाली फ्रीक्वेंसीज भी हमें, ये हो गया ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट भी अपन को अच्छे सुनाई देता है। अब इतने रेंज, है ना, ओमेगा नॉट के अलावा भी कुछ फ्रीक्वेंसी का, आसपास वाली फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट होता है, तो भाई ये ओमेगा, है ना, तो भाई इनका भी अपन को करंट जो है सुनाई, मतलब इनका भी करंट अच्छा खासा होगा, और इतने तक अगर करंट होता है, लाई करता है, तो जो है फिर अपन को जो है मिक्सिंग हो जाएगी, है ना। तो हम चाहते हैं कि ये जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आ रही होंगी, ये, तो हम चाहते हैं कि ये जो रीजन है ना, इतना, ये रीजन पतला हो जाए, क्या हो जाए, ये रीजन थोड़ा सा शार्प हो जाए। अगर मान लो अपना कर्व ऐसा होता ये, तो क्या होता कि भाई आपको ओमेगा नॉट पे तो क्या मिल रहा है, ओमेगा नॉट पे मिल रहा है आपको आई नॉट करंट, मैक्सिमम करंट। अब इतने रेंज में यहां पर अगर आई नॉट है, तो यहां पर जो है I0/√2 होगा अप्रॉक्स, है ना। तो अब इसका मतलब क्या है कि आई नॉट तो आपको बढ़िया सुनाई देगी, और आपको कितने का नॉइज और सुनाई देगा, केवल इतनी रेंज की फ्रीक्वेंसी का, केवल थोड़ी
ओमेगा नॉट के आसपास जो छोटी मोटी फ्रीक्वेंसी और होंगी उनका और सुनाई देगा। तो उसको अपन बोलते हैं शार्पनेस ऑफ कर्व। अगर आपका कर्व वाइड है इस तरह से तो क्या होगा कि भाई आई नॉट से लेकर के आई नॉट बाय रूट 2 तक जितनी भी फ्रीक्वेंसी होंगी आपको सबका जो है थोड़ा थोड़ा साउंड सुनाई देगा। इसको अपन बोलते हैं नॉइज। अगर हम चाहते हैं नॉइज कम से कम हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, कर्व को शार्प बनाना पड़ेगा। अगर कर्व आपका ऐसा बना तो भाई ये हो गया आई नॉट और यहां से यहां तक करीब हो जाएगा आई नॉट बाय रूट 2, है ना, इतना करंट। तो इस कंडीशन में केवल इतनी ही फ्रीक्वेंसी अपन को इतनी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब करेंगी, है ना, बस। तो कर्व आपका जितना जो है थिन होगा, जितना शार्प होगा उतना ही अच्छा होता है ना। क्यों? क्योंकि जितना शार्प होगा उस आई नॉट से आई नॉट रूट 2 में कम जो है फ्रीक्वेंसी आ पाएगी। तो शार्पनेस ऑफ कर्व का डायग्राम कैसे बनाते हैं, इस तरह से डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, ये आपका ओमेगा हो गया यहाँ पर और जो है ये आपकी करंट वाली एक्सिस हो गई। तो ये आपका शार्पनेस ऑफ कर्व हुआ। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद पढ़ते हैं क्वालिटी फैक्टर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद पढ़ते हैं क्वालिटी फैक्टर, कैमरे को चेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सब बढ़िया चल रहा है। नाउ अब देखो, अगर हम आपसे बात करें भाई क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो क्वालिटी फैक्टर का मतलब आप समझते ना कि भाई साउंड की क्वालिटी कैसी है, साउंड के अंदर कितना नॉइज है ना। जितना कम नॉइज होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। अब आप मुझे एक बात बताओ कि भाई साउंड की क्वालिटी अच्छी कब होगी, साउंड की क्वालिटी को अच्छा या बेकार कौन बताता है, तो अच्छा या बेकार बताता है बैंडविड्थ। कौन बताता है, बैंडविड्थ। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि देखो कि ये जो है ये फ्रीक्वेंसी यहां पर आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अचीव होती है। सुनना बात को ध्यान से, मैंने कहा ये आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलता है ओमेगा नॉट, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा नॉट जो आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, जब आपको मिलेगा आई नॉट करंट, और आई नॉट बाय रूट 2 करंट जब तक होगा तब तक जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो फ्रीक्वेंसीज जो उनका साउंड हमें सुनाई देगा। ये हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो ओमेगा इन फ्रीक्वेंसी का हमें साउंड सुनाई देगा, है ना। अब आप ये सोच के देखो कि अगर जो है अपना कर्व और चौड़ा हो जाए तो हमें और ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो कर्व आपका ये हो गया, हमने आपको बताया, तो आपको आई नॉट वाला तो सुनाई देगा ही देगा, लेकिन आपको जब तक आई नॉट बाय रूट 2 करंट नहीं हो जाता उतने करंट का भी जो है आपको फ्रीक्वेंसीज सुनाई, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी आपको जो है सुनाई देती रहेंगी, है ना। तो ये नॉइज है। तो इसका मतलब जो है कि अगर हमने कहा कि जैसे मान लो कि यहां पर हो गया आई नॉट बाय रूट 2 करंट, यहां पर मान लो, ठीक है, तो उसका मतलब है कि आपको इतनी फ्रीक्वेंसी जो है डिस्टर्ब करेंगे। ओमेगा नॉट तो आपको अच्छी सुनाई देगी, लेकिन साथ साथ जो है इतनी फ्रीक्वेंसी वाले भी अपना अच्छा करंट बना रहे हैं, तो इतनी फ्रीक्वेंसी भी हमें सुनाई देगी। तो इसका मतलब है कि ये जो बैंड है, यहां से लेके यहां तक की बैंड जितनी थिन होगी, जितनी शार्प होगी, जितनी कम होगी, उतनी अच्छी क्वालिटी होगी या नहीं होगी। तो क्वालिटी फैक्टर जो है बैंड विड्थ पर डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, है ना। तो क्वालिटी फैक्टर बताता है कि साउंड की क्वालिटी अभी कैसी होने वाली है, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो रीजन है कि कहां से लेके कहां तक का हमें साउंड सुनाई देगा, ठीक है, या फिर मेन करंट कहां से कहां तक का बनेगा, इसको हम बोलते हैं बैंड विड्थ। क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ, ठीक है। अब ये जो है इसको अपन बोलते हैं डेल ओमेगा, इसको भी बोलते हैं डेल ओमेगा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ठीक है। नाउ तो डेल ओमेगा, तो ये टोटल कितना हो गया, बैंडविड्थ कितनी जो है उसकी हो जाएगी, तो आप इसको बोलोगे 2 डेल ओमेगा। टोटल जो बैंडविड्थ की रेंज जो बोलने के विड्थ होगी, टोटल बैंड की विड्थ होगी, वो कितनी होगी, 2 डेल ओमेगा। अब आप जानते हो, अच्छा, इसका फॉर्मूला कैसे बना, तो इसका फॉर्मूला होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ठीक है। चलिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। तो क्यू फैक्टर जो है आप इसको क्यू फैक्टर ओनली क्यू लिख सकते हो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल ओमेगा। अब आप समझते हो 2 डेल ओमेगा, डेनोमिनेटर बड़ा तो क्यू फैक्टर, क्वालिटी कम आएगी, डेनोमिनेटर बड़ा, क्वालिटी आंसर कम आएगा, दैट मींस क्वालिटी कम आएगी। आप समझो डेनोमिनेटर जितना छोटा, कर्व शार्प, तो इसका मतलब है क्वालिटी, आप डेनोमिनेटर छोटा, आंसर बड़ा आएगा, दैट मींस क्वालिटी ज्यादा। तो ये क्वालिटी फैक्टर का जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। अच्छा देखो, कई बार जो है इसका एक अलग से डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है 2 या 3 नंबर में, तो सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। आप इसको तो रखना ही, इसको तो याद रखना, ठीक है। बाकी क्वालिटी फैक्टर का डेरिवेशन किस तरह से किया जाता है उसका फॉर्मूला होता है। तो आप यहां पे लिखेंगे
क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। तो Q इज इक्वल टू कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस सर्किट में इंडक्टर के अक्रॉस, तो आप इसको बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, करंट इनटू रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस कितनी होती है, XL होती है, नहीं होती, तो करंट क्या है I इंटू रेजिस्टेंस, तो XL को आप लिखते हो ओमेगा नॉट इंटू L। ओमेगा नॉट का मतलब क्या, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अपन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, तो आप इसको लिखोगे I इंटू R। क्या लिखोगे, I इंटू R। अच्छा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू आपका आ गया ओमेगा नॉट इंटू L। अच्छा, तो ओमेगा नॉट ये आ गया आपका, ओमेगा नॉट को क्या लिख सकते हो, देखो 1 अपॉन रूट एल सी। अच्छा, इंटू ओमेगा नॉट को इतना लिख दिया, L अपॉन R। अच्छा, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इस रूट L से इस L को काटूंगा, नहीं समझ में आया, देखो रूट L इंटू आप जो है रूट C लिख सकते हो इंटू L अपॉन R है। ठीक है ना, ध्यान से देखना, रूट L से जब ये कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा रूट L, कैंसिल होने के बाद बचा रूट L, तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका आ जाता है 1 अपॉन R इंटू L अपॉन C। देखो दोनों के ऊपर रूट है ना, तो ये क्वालिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला बन जाता है। जितनी ज्यादा बैंडविड्थ उतनी कम क्वालिटी, उतनी बेकार क्वालिटी। ठीक है, आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओगे। ठीक है, बताओगे ना, जरूर बताना। अगर आप चाहते हो कि थोड़ी सी जो है आपकी कुछ हेल्प हो जाए इस चैनल के लिए, तो उस चैनल की लिंक को कॉपी करके सब जो है शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर योर इनॉर्मस सपोर्ट गाइज। तो बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर करें, इस चैनल की लिंक को जरूर कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो। और कंप्लीट सिलेबस 12th बोर्ड का चैनल पर अवेलेबल है, टॉपिक नेम के बाद, चैप्टर नेम के बाद अभिषेक साहू लिख के सर्च कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।